एवरीवन। आज बड़ी द्वंद्व की स्थिति है मेरे सामने। एग्ज़ाम आने वाला है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं 4 घंटे पढूँ, 6 घंटे पढूँ, क्या मैं जो पढ़ रही हूँ सही है या नहीं है। पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। आपके दिमाग में भी ऐसी ही बहुत सारी थॉट्स आती होंगी ना। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो आपस में विरोधी विचार हैं, ये क्या है? ये है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब दो विरोधी तरीके के जो विचार हैं उनका आपस में टकराना, यही तो है द्वंद्व। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी के द्वंद्वात्मक जो सिद्धांतकार हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, जिनके जो इतना उनको फेमस इनकी जो कृतियां हैं, इनके जो वर्क्स हैं, इनका जो भी इन्होंने चीज़ें बोली हैं, इतना फेमस हुआ कि बाद में इनके जो अनुयायी हैं उनको इन्हीं के उस पर मार्क्सवादी बोला जाने लगा। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इसके नोट्स और इससे रिलेटेड क्विज वगैरह मिल सकती हैं। टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना है, कई सारे बच्चों की क्वेरीज आई हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल मेरी अबाउट सेक्शन में दी हुई है चैनल के, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो मेरा मेन ग्रुप है चैनल का, जो कि sociology.net इस नाम से आप जब सर्च करेंगे, या फिर ऐसे सर्च करिए @आरती अकी, इस नेम से अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो उससे आप जुड़ सकते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, अपना कृतियों से एक अलग ही धारा, एक अलग ही विचारधारा का इन्होंने उसको रखा। क्या है इनकी विचारधारा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स की जो कृति है दास कैपिटल, इसको बोला जाता है ये समाजवादियों की बाइबल थी। इतना अधिक उसको महत्व दिया जाता है समाजवादियों के बीच में, जो लोग कम्युनिस्ट हैं, जो लोग कम्युनिज्म की विचारधारा को फॉलो करते हैं, कि इसको माना जाता है ये समाजवादियों की बाइबल है। एक डाउट आया था, अभी मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। डाउट आया था कि मार्क्स ने बोला कि एक भूत है जो कि यूरोप का पीछा कर रहा है, वो कौन सा भूत था जिसके बारे में मार्क्स ने बात करी। तो वो था कम्युनिज्म। ठीक है, ये कल मैं पढ़ रही थी तो मुझे इसका क्लियर कोट मिल गया, तो इसका राइट आंसर कम्युनिज्म होगा। तो सबसे पहले देखते हैं मार्क्स की कृतियां। इनकी पहली बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 में आई थी मार्क्स की, जिसमें इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। दूसरी है जर्मन आइडियोलॉजी 1932 में। तीसरी बुक दास कैपिटल 1866 में, जिसको कि बोला जाता है समाजवादियों की बाइबल, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। अगली है द होली फैमिली। नेक्स्ट ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट बुक ग्रोथ ऑफ प्रोग्राम। अगली बुक पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बुक है फिलॉसफी एंड इकोनॉमी, ये भी काफी फेमस पुस्तक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्स की थ्योरीज को अगर हम टोटली पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये सेंटर में मिलेगा। हर जगह पे उन्होंने द्वंद्व की बात की है, और द्वंद्व की भी बात की है भौतिकता के सहारे, भौतिकता के आधार पे, कि जो सत्य है उसको हम भौतिकता के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे कि जितने भी समाजशास्त्री या जितने भी फिलोसोफर हुए, वो यही जानने की कोशिश करते हैं कि अंतिम सत्य क्या है। तो मार्क्स ने कहा कि अंतिम सत्य भौतिकता में निहित है। भौतिकता मतलब पदार्थ, पदार्थ ही अंतिम सत्य है, उसी को हम अंतिम सत्य मानेंगे। और इसको जानने के लिए इन्होंने विधि बताई द्वंद्ववाद की, कि हमेशा जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, जो कुछ भी है, उनमें द्वंद्व की स्थिति चलती रहती है। तो ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसकी अवधारणा इन्होंने कहाँ से ग्रहण करी? तो द्वंद्व की अवधारणा इन्होंने ग्रहण करी हीगल से, और भौतिकता की जो बात है ये इन्होंने ग्रहण करी फायरबाख से। लेकिन इन दोनों से ही इन्होंने चीजें ग्रहण करी, लेकिन उसको A to Z फॉलो नहीं किया। जैसे फायरबाख का जो भौतिकवाद था, तो इसमें द्वंद्व की बात नहीं थी, तो इन्होंने सिर्फ भौतिकता इनसे ग्रहण करी, भौतिकतावाद का विचार की पदार्थ ही अंतिम सत्य है।
उसी के आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी, द्वंद्व की जो अवधारणा है हीगल की, इनसे सिर्फ द्वंद्व की अवधारणा ग्रहण करी, बाकी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मार्क्स को लगता था कि हीगल का जो सिद्धांत है ये सिर के बल खड़ा है और इसको सीधा करना पड़ेगा, उल्टा खड़ा है। ये उल्टा क्यों? क्योंकि हीगल मानते थे कि वास्तविक सत्य है हमारा मन, हमारा विचार, हमारी आत्मा। तो वास्तविक सत्य क्या है? हमारी आत्मा। जो हमारी अंतरात्मा है वो ही अंतिम सत्य है, वही वास्तविक सत्य है अकॉर्डिंग टू हीगल। लेकिन मार्क्स ने इस चीज को नहीं माना। मार्क्स ने कहा कि आत्मा या विचार सत्य नहीं है, बल्कि पदार्थ वास्तविक सत्य है। अब हीगल ने कहा कि प्रत्येक वस्तु की या संसार में जो कुछ भी है उस चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। यही है द्वंद्व कि पहली अवस्था होती है वाद, जिसमें कि कोई जो मूल अवस्था होती है वो रहती है। उसके बाद उसका एक प्रतिवाद उठता है उसके विरोध में, जिसमें उसका विरोध निहित होता है, उसको प्रतिवाद कहते हैं। इन दोनों के मध्य में संघर्ष होता है, दोनों के मध्य में द्वंद्व होता है आपस में, और फिर इन दोनों के द्वंद्व के परिणाम स्वरूप एक नवीन अवस्था जन्म लेती है जिसको कहा गया संवाद। तो पहली अवस्था वाद, दूसरी उसका विरोधी विचार प्रतिवाद, और प्रतिवाद इन दोनों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो तीसरी नवीन अवस्था है वो कहलाती है संवाद। ठीक, तो वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर इन्होंने द्वंद्व को समझाया। लेकिन हीगल ने कहा कि ये जो द्वंद्व है ये हमारे विचारों में देखने को मिलता है। हमारे मन में कोई एक विचार आता है, वो हमारा हो गया वाद। उसी विचार के अगेंस्ट कोई दूसरा विचार आता है कि नहीं ये सत्य नहीं है, ये सत्य है, ऐसे करके, तो वो हो जाता है प्रतिवाद। और इन दोनों के संघर्ष को मिला करके जो तीसरी अवस्था बनती है उसको कहते हैं संवाद। तो ये होती है संवाद की अवस्था, वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्था। इसी को इन्होंने एक्सेप्ट करा, लेकिन कहा कि ये चीज पदार्थ में देखने को मिलती है। मार्क्स ने कहा कि ये जो वाद, प्रतिवाद और संवाद है ये हमें पदार्थ में देखने को मिलता है, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। तो ये 3 अवस्थाएं मार्क्स ने किसकी मानी? पदार्थ की, क्योंकि अंतिम सत्य पदार्थ है। तो इन्होंने कहा कि द्वंद्व होता है परस्पर विरोधी गुणों वाली वस्तुओं के मध्य में संघर्ष। मार्क्स ने कहा कि जब भी कोई परस्पर गुणों वाली 2 वस्तुएं होती हैं तो उनके मध्य में हमेशा संघर्ष होता ही है, यही द्वंद्व है। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं, पहली वाद होती है, दूसरी प्रतिवाद होती है और तीसरी उनके सम्मिश्रण से संवाद होती है। ये चीज एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाई कि जैसे पहली अवस्था बीज, कोई बीज धरती में बोया गया तो वो उसका वाद है, प्रथम अवस्था, पदार्थ की प्रथम अवस्था बीज। फिर उसमें कुछ खाद, पानी, मिट्टी, प्रकाश, ये सब कुछ की वजह से उसका पौधा निकल करके आया, तो वो हो गया उसका प्रतिवाद, मतलब विरोध, क्योंकि पहले बीज था, बीज का आपस में प्रतिवाद, दूसरी अवस्था उसका विरोध, तो प्रतिवाद निकल करके आया पौधा। अब ये बीज और पौधे, इनके द्वंद्व के परिणाम स्वरूप, ये वाद और प्रतिवाद के परिणाम स्वरूप तीसरी अवस्था, उसकी जो पौधे में जो एक जो बाली निकलती है, मतलब कि जो अनाज निकलता है, ठीक है, तो उसके जो दाने होते हैं, अनाज के दाने, पहले बीज था, पौधा हुआ, फिर पौधे से अनाज के दाने। अब वो अनाज के दाने वो क्या है? संवाद है, क्योंकि उसमें पौधे का भी गुण है और बीज का भी गुण है, ठीक है। तो ये सम्मिश्रित अवस्था इन दोनों की, ये हो गई संवाद। तो पहली वाद, दूसरी प्रतिवाद और तीसरी संवाद। तो इन्होंने बताया कि ये जो वाद, प्रतिवाद, संवाद है ये संसार की सभी वस्तुओं में पाया जाता है और ये सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक अवस्था आने पर ये रुक जाएगा, संवाद का फिर से प्रतिवाद होगा, क्योंकि ये जो बीज हैं इनको फिर से बोया जाएगा, फिर से इसका पौधा निकलेगा और फिर से इनमें बीज निकलेंगे, फिर से उनको बोया जाएगा, फिर से पौधा निकलेगा और फिर से इनमें बीज होंगे। तो ये जो अवस्था है, ये जो प्रक्रिया है, ये है सतत प्रक्रिया। ये जो द्वंद्व की अवस्था है ये सतत प्रक्रिया है, प्लस ये सार्वभौमिक है। क्या है? ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात ये सभी जगह पे पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह के लिए है, सार्वभौमिक सत्य है। सतत रूप से ये द्वंद्व की प्रक्रिया चलती रहती है सभी पदार्थों में,
संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी में ये द्वंद्व की अवस्था चलती रहती है। पहली अवस्था आती है, फिर उसका विरोधी अवस्था आती है और उन दोनों का सम्मिश्रित अवस्था आती है और फिर ये जो संवाद है इसका भी एक प्रतिवाद हो जाता है, उनका फिर एक संवाद होता है। तो इस तरीके से ये सतत रूप से, सार्वभौमिक रूप से ये चीज होती रहती है, चलती रहती है। तो इसको इन्होंने कुछ इसकी विशेषताएं बताई कि एक तो ये सतत प्रक्रिया है, जो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ये एक सतत प्रक्रिया है, सतत रूप से, निरंतर रूप से चलती रहती है। दूसरी ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, निषेधों का निषेध होता है। निषेधों का निषेध मतलब विरोधों का विरोध होता है कि ये है विरोध की अवस्था, इनके संवाद, इनका सम्मिश्रण हुआ तो ये बनी, अब इसका भी विरोध होगा, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम है। तो निषेधों का निषेध होता है, कोई भी अवस्था अंतिम नहीं होती। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहता है कि कोई भी अवस्था अंतिम नहीं होती है, सब कुछ परिवर्तन के बहाव में है, सब कुछ गतिमान है। तो ये जो सिद्धांत है ये परिवर्तन का समर्थन करता है, काफी ज्यादा परिवर्तन के बहाव को स्वीकार करता है कि संसार में जो कुछ भी है वो अवस्था परिवर्तित होगी, अभी जो है वो आगे नहीं रहेगा क्योंकि इसका भी एक विरोधी चीज निकल करके आएगी। अभी किसी का शासन है तो उसका भी एक विरोधी चीज निकल करके आएगी, वो अवस्था हमेशा नहीं रहेगी। ये चीज ये लोग मानते हैं। तो ये निषेधों का निषेध है, मतलब विरोधों का भी विरोध होता है, जो विरोध है उसका भी कोई विरोध करेगा। आपने किसी का विरोध किया, आपने सत्ता हथिया ली, कुछ टाइम बाद आपका कोई और विरोध करेगा, वो आपसे सत्ता हथिया लेगा। तो निषेधों का निषेध है ये। प्लस ये विरोधों में एकता है, ऐसा नहीं है कि विरोध करते हैं तो उनमें एकदम टकराव हो जाए, विरोधों में एकता होती है। यहाँ पे दोनों में विरोध हुआ लेकिन वो एक होकर के संवाद की अवस्था बनी, फिर से संवाद का प्रतिवाद होगा और उनका जो एकीकरण होगा वो फिर से एक नई अवस्था को जन्म देगा। तो विरोधों में एकता होती है। मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या कहता है कि प्रकृति में या समाज में मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होता है। पहले मात्रा बदलती है कि छोटे से बड़ा हुआ या फिर बड़े से छोटा हुआ, तो पहले मात्रा बदलती है, उसके आकार में वृद्धि होती है या फिर उसका जो मात्रात्मक स्वरूप है उसमें बदलता है। उसके बाद उसके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। पहले मात्रात्मक हुआ फिर गुणात्मक हुआ, तो मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होता है। पदार्थ ही अंतिम सत्य है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मानता है कि अंतिम सत्य क्या है, पदार्थ है। हीगल ने कहा कि जो चीज हमारे विचारों में नहीं है उसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन मार्क्स ने माना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कि अंतिम सत्य पदार्थ है, जो चीज पदार्थ वास्तविकता ही है। ऐसा नहीं है कि जो चीज हमारे विचारों में नहीं है वो वास्तविकता में नहीं होगी, उसका अस्तित्व हो सकता है, उसका अस्तित्व पॉसिबल है। जैसे कि कोई पुराने टाइम का आदिम समाज के कोई व्यक्ति ले लो, अब उसको ये आईफोन वगैरह के बारे में, जो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, इन सब के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन वास्तविकता में ये विद्यमान है। तो इसका मतलब है कि हमारे विचार सत्य नहीं है बल्कि पदार्थ सत्य है। जो चीज हमें जो अंतिम सत्य क्या है, पदार्थ है। ऐसा नहीं कि जो हमने सोचा वही चीज सत्य है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं सोच पाते हैं लेकिन वास्तविकता में वो चीज होती है। तो सत्य का अगर हमें दर्शन करना है तो हमें पदार्थ को अंतिम सत्य मान करके चलना होगा। तो अंतिम सत्य होता है पदार्थ। ठीक, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये जो मार्क्सवादी होते हैं या जो संघर्षवादी होते हैं ये मानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, क्योंकि द्वंद्व की बात करते हैं ना ये, तो द्वंद्व कभी भी स्थिरता नहीं चाहता, कभी भी स्थिर नहीं रहता। द्वंद्व का मतलब ही है कि संघर्ष होते रहना और एक नवीन अवस्था जन्म लेना, फिर से उसमें संघर्ष हो और फिर से एक नवीन अवस्था का जन्म हो। तो द्वंद्व कभी भी स्थिरता नहीं चाहता। तो ये लोग व्यवस्था में कमियों को ढूंढते रहते हैं। जैसे आपने प्रकारवाद को पढ़ा, दुर्खीम वगैरह को, तो वो लोग क्या चाहते थे कि व्यवस्था स्थिर रहे, इसीलिए वो मानते थे कि जितने भी घटक हैं वो व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं, वो जितने भी घटक हैं वो सब कुछ अच्छे हैं। लेकिन ये लोग हर चीज में ज्यादातर कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी कम्युनिस्ट हैं वो व्यवस्था में ज्यादातर उसका विरोध करने, क्योंकि ये लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन के समर्थक होते हैं। अब ये जो मार्क्स हैं, देखिए
हीगल ने मार्क्स का विरोध किया कि हीगल ने कहा था कि विचार सत्य हैं, लेकिन मार्क्स ने कहा पदार्थ सत्य हैं। तो मार्क्स ने कहा था कि हीगल का जो सिद्धांत है वो सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको पैर के बल सीधा कर दिया। लेकिन एक और सिद्धांतकार आए जिनको कहा गया कि उन्होंने मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत को फिर से सीधा कर दिया। ठीक, फिर से क्या सीधा कर दिया? ल्यूकास, जॉर्ज ल्यूकास ये आए और इन्होंने कहा कि जो मार्क्स का भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, मतलब अंतिम सत्य पदार्थ है, ये गलत है। इन्होंने कहा अंतिम सत्य हमारे विचारों में निहित होता है। अंतिम सत्य कहाँ निहित होता है? विचारों में। तो जॉर्ज ल्यूकास ने मार्क्स के सिद्धांत को फिर से उल्टा खड़ा था, उसको फिर से सीधा कर दिया। ठीक, तो इन्होंने हीगल का विरोध किया मार्क्स ने, और मार्क्स का विरोध किया किसने? ल्यूकास ने। तो हीगल का सिद्धांत उल्टा था, सीधा किया मार्क्स ने, और मार्क्स का सिद्धांत उल्टा था, सीधा किया किसने? जॉर्ज ल्यूकास ने। क्योंकि इन्होंने माना कि अंतिम सत्य हमारे विचार है, हमारे विचारों में ही जो चीज है वो ही अंतिम सत्य है। तो ये ल्यूकास थे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्स वेबर को कहा जाता है कि ये कार्ल मार्क्स के भूत थे। क्यों? क्योंकि जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने धर्म को सही नहीं माना था, और माना था कि जो परिवर्तन है वो पहले आर्थिक आता है और उसके बाद सारी चीजें चेंज होती हैं। जबकि जो वेबर थे इन्होंने माना कि जब धार्मिक विचार परिवर्तित होते हैं तो सब कुछ बदलता है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है, और ये कथन दिया था गिडिंग्स ने। ये भी कई बार एक ग्रुप में पूछा गया है, तो अभी यहाँ पे टॉपिक आया तो मैंने ये चीज कवर कर ली। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।